नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखन राय। और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। मुजफ्फरनगर की कैराना से सांसद इकरा हसन का दर्द सामने आया है। उन्होंने एक सभा में अपने ऊपर और अपने परिवार के ऊपर अभद्र टिप्पणी को लेकर के न सिर्फ नाराजगी जाहिर की है, बल्कि उन्होंने समाज से इसको लेकर के किस तरीके से उनके और उनके परिवार को लेकर के जो टिप्पणी की गई उसको भी बताया है, दर्शाया है। और कहीं ना कहीं इसको लेकर के उन्होंने पुलिस में शिकायत भी की है और उन्होंने बोला है कि किस तरीके से एक महिला को इस तरीके से अपमानित किया गया, उसके विधायक भाई को अपमानित किया गया, उसके मरहूम पिता को इस तरीके से अभद्र टिप्पणी की गई। तो कहीं ना कहीं समाज पर, महिला पर कहीं ना कहीं एक अभद्र टिप्पणी है जिसके लिए इनको कभी माफ नहीं किया जा सकेगा। क्या कुछ कहा है कैराना से सांसद इकरा हसन ने, आपको सुनाते हैं। कि जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो, और अगर मैं खंडन करती हूँ उस लड़के का जिसने उस बहन को कुछ कहा है, मेरा सवाल माननीय पूर्व सांसद जी से है, क्या वो अपने समर्थक का खंडन करेंगे जिनसे वो मुझे गाली दिलवा रहे हैं? क्या उनके घर में बहन बेटी नहीं है? सही है जी सवाल। मेरा सवाल सीधा सिर्फ उनसे है कि उनका अत्यंत नजदीकी समर्थक, पहले मुझे मुल्ली कहा गया, मुझे आतंकवादी कहा गया, मेरे बाप तक को गाली दी गई, मेरे भाई को कहा गया। जो लोग ये पूछते हैं कि मेवात वालों को माफ कर दिया था और उसे क्यों नहीं माफ किया, उन्हें मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये पहली घटना नहीं है, ये पहली नहीं है घटना। और सीधी सीधी जो गंदी गालियां दी गई हैं वो सिर्फ मेरे नहीं लगी, मुझे नहीं फर्क पड़ता, न उस व्यक्ति से पड़ता, न उसके चरित्र से पड़ता, न उसकी बोली से पड़ता, लेकिन जो संदेश समाज में जा रहा है। और मुझे खुद कप्तान साहब का फोन आया कि आप तहरीर भिजवाइए, मैंने नहीं उन्हें करा, वो भी आज यहीं पे है, कोई भी जाके उनसे ये बात पूछ सकता है, क्या मैंने उन्हें करा था कि तहरीर दो? कप्तान साहब ने खुद मंगवाई। और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक तरफ तो ये सरकार हमारी बहनों को एसडीएम की कुर्सी पर एक एक दिन के लिए बैठा रही है, जब उन कुर्सियों की शोभा ही नहीं रहेगी, कोई गरिमा नहीं रहेगी, तो क्या फायदा है वहां बिठा के, जब उन्हें। पूर्व सांसद के ऊपर ये पूरा का पूरा आरोप है, उनके समर्थकों पर आरोप है, कहीं ना कहीं अपने ऊपर जिस तरीके की अमर्यादित टिप्पणी का उन्होंने आरोप लगाया। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला कि उन कप्तान का फोन आया कि आप उनके खिलाफ तहरीर दीजिए और उनसे जाकर के पूछ लीजिए। साफ तौर पर ये बताती हुई नजर आ रही है और किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया वो भी अपने शब्दों में बता रही है। लेकिन सवाल यही उठता है कि जब अपने ऊपर इस तरीके की बातें आती हैं तो तमाम नेता शिकायत करने की बात करते हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री का जो पद है वो किसी पार्टी का बता करके उनके भी लिए जिस तरीके की अमर्यादित टिप्पणी हुई है, तो कहा जाता है कि जो लकीर आप खींचते हैं कुछ वैसी होती है। फिलहाल इस पूरे मामले पर इकरा हसन का जो दर्द था, जो अमर्यादित टिप्पणी की गई थी, उसको लेकर के भी उन्होंने बातें की और साफ तौर पर उन्होंने बोला कि इससे पहले एक लड़के ने और कहा था, एक युवक ने कहा था, तो उसको माफ कर दिया गया था, तो इस मामले में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? तो कहीं ना कहीं हामी भरवाई जा रही थी वहां जो समाज पे लोग बैठे हुए थे और तमाम तरीके की चीजें थी, बातें थी। और इन्होंने साफ तौर पे कहा कि आजकल बच्चियों को, बेटियों को, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक दिन के लिए बच्चियों को बैठाया जाता है, बेटियों को बैठाया जाता है, लेकिन किस तरीके से अभद्र भाषा करने वालों का समर्थन प्राप्त है। साफ तौर पर, सीधे तौर पर बीजेपी को उन्होंने निशाने पे लिया था, योगी सरकार को उन्होंने निशाने पे लिया था। अब देखने वाली बात होगी कि उनकी इस तहरीर के बाद किस तरह की कार्रवाई पुलिस करती है, क्योंकि यहाँ पर सीधे तौर पर वो पुलिस कप्तान को बोल रही है कि पुलिस कप्तान ने ही उनसे बोला है कि आप तहरीर दीजिए। देखने वाली बात होगी। अब चलते अपने सभी सहयोगियों के पास, एक एक करके हमारे साथी हमारे साथ जुड़ेंगे और आज की जो बड़ी खबरें हैं वो बताएंगे। सबसे पहले हमारे साथ आदर्श जुड़ रहे हैं। आदर्श, कौन सी बड़ी खबर है? आज हम आपको बताना चाहेंगे खाली खान क्षेत्र के अंदर खड़े हैं, वहाँ पे जमीन विवाद का एक मामला है। हम उनकी जमीन विवाद को तो आप बताओगे। हेलो, अब मेरा नाम देवेश कुमार गुप्ता पिंटू है। मैं आईबीसी चैनल 24 को जानकारी कराना चाहता हूँ कि मेरे परिवार के साथ लगभग एक वर्ष से
1 वर्ष से कुछ ज्यादा समय से कुछ लोग इस तरीके से लग गए हैं कि हमको यहाँ से पलायन करने के लिए मजबूर करना चाहते हैं। जो जमीनी विवाद का मामला है, उसमें हम आपको कुछ प्रपत्र दिखाना चाहते हैं कि हमारा जो जमीनी विवाद का मामला है, वो हमारा भाई मंजेश कुमार गुप्ता के नाम से हमने जमीन किसी से किराए पे ली थी और वो हमी ने बनवाई है वो जमीन, और हमारे पास उसके सारे प्रपत्र मौजूद हैं। और हमने उस पर जब इन लोगों ने हमसे जबरदस्ती दुकान खाली कराना चाहा, तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं था न्यायालय की शरण लेने के अलावा। तो न्यायालय में जब हम गए तो न्यायालय ने हमको सुना और हमको एक्सेप्ट किया है। और हमारा न्यायालय में दीवानी वाद का एक्ट पड़ा हुआ है, किराएदारी वाद का भी एक्ट पड़ा हुआ है, और न्यायालय में दीवानी वाद का भी एक्ट पड़ा हुआ है। और हमने जब भाग कर उसे दौड़कर स्टे लिया था, तो हमारे पास स्टे का आर्डर मौजूद है। स्टे का ऑर्डर हमारे पास ये मौजूद है। ये हमारे पास ऑर्डर स्टे का मौजूद है, जो हमें स्टे मिला था, और जिससे हमारा लगातार रेगुलरली चल रहा है। और अभी भी हम लोग न्यायालय में हैं। अब जब जमीन विवाद से वो नहीं हमको किसी तरीके से कर पाए, बस नहीं कर पाए, तो उन्होंने एक नया तरीका अपनाया और हमारे भाई मंजेश गुप्ता पर एलिगेशन लगाते हुए किसी तरीके से उसको जेल में डलवा दिया। और जब जेल में डलवा देने के बाद अब वो दुकान छीनने का पूरा प्रोपंडा बना देते हैं, क्योंकि ऑनर मंजेश अपने भैया मंजेश को बनाया था। तो उसके सारे रजिस्ट्रेशन रद्द करने की, उसके बिजली कनेक्शन कटवाने की, एवं उसको जेल से ना निकलने की लगातार रिक्वेस्ट, ये जो पत्रकार महोदय लोगों के द्वारा हो रहा है, ये इसमें एक आर.के. राकेश और नेहा दीक्षित, इन लोगों ने ही अपना प्रोपगेंडा बनाया और एक ठेका जैसा ले रखा है। कौन कौन है वो? ऐसा है इस तरीके से क्या आपने इसकी शिकायत की है पुलिस में? अगर इस तरीके का पूरा जी, मामला है, अगर आप बता दें आपके पास है, जी, तो जी, क्या जी। पुलिस में आपने शिकायत की? मेरे यहाँ से कम 25 प्रार्थना पत्र वहां जा चुके हैं। इससे पूर्व के जो एसपी साहब थे, उनके सारा मामला संज्ञान में होने के बावजूद भाई पे एलिगेशन लगाते हुए एफआईआर दर्ज हो गई। लेकिन हम जमीनी विवाद का भी हमारे पास प्रार्थना पत्र है। हमारे पास इतने प्रार्थना पत्र मौजूद हैं कि अगर एक आदमी काम करता रहेगा थक जाएगा। आप ये आरोप लगा रहे हैं कि आपके और भाई को जेल भिजवाया गया है, किन आरोपों में उनको जेल भिजवाया जी, गया है? जिला पंचायत उसमें अध्यक्ष है ना। एलिगेशन लगाया गया महिला महिला को। जी, जी, जी। महिला छेड़खानी के आरोप में उसको भिजवाया गया, जबकि ऐसा एलिगेशन बिल्कुल निराधार है, क्योंकि उस तारीख को उनकी स्वयं महिला वहां मौजूद थी और वो थाने पर अपने अपने पति के खिलाफ मतलब आप खड़ी थी कि मतलब आप ये आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने के मामले में निराधार आरोप में जेल भेज दिया आपके भाई को? जी, 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 निराधार आरोप है, क्योंकि उसकी कोई जांच इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई। अगर जांच इन्वेस्टिगेशन अगर आपके थाने में पहले से हम मौजूद थे, पहले से मेरी शिकायतें मौजूद थी, और मुझे नहीं सुना गया, सिर्फ उन्हीं को सुना गया जिन लोगों ने एलिगेशन लगाया। तो उसमें कारण था कि पत्रकारों की संगठन टीम ऐसी जबरदस्त लगी हुई थी कि हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। हम बहुत छोटे लोग हैं और अपना साधारण से व्यापार करते हैं। सज्जनता है हमारे घर में। एक हमारी महिला सभासद भी है, और हम जब सज्जनता से अपने व्यापार में अंदर व्यस्त रहते हैं, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम पत्रकारिता वाला दिमाग इस्तेमाल कर और ये इन मकाल जालों से हम निकल पाए। खैर, वो चीज दूसरी थी। और उन लोगों ने जैसा किया, अब इस टाइम पर वो दुकान के संबंधित पीछे पड़ गए हमारे, कि मतलब इनसे दुकान खाली करा ली जाए, जबकि हमारे पास सब कुछ कागज मौजूद है कि हम लगातार न्यायालय में मौजूद है। स्टे ऑर्डर में क्या आपके पास किसी को खाली कराने का अधिकार है? किस तरीके से आपके ऊपर खाली करने की बात कर रहे हो? जब आपके पास स्टे ऑर्डर है, तो क्या न्यायपालिका से बड़े हैं क्या वो लोग जो खाली करा लेंगे? वो सर कोर्ट कानून से भी बड़े मालूम हमें हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मेरे भाई को जबरदस्ती जेल डलवा दिया। तो मुझे बड़ा डर लग रहा है कि शायद ऐसा भी कर सकते हैं। इसलिए मेरी आवाज किसी तरीके से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी एवं माननीय प्रधानमंत्री जी एवं सारे उच्च अधिकारी लोग वो इस बात को समझ पाए कि हाँ, ये कोई वाकई में कोई पीड़ित व्यक्ति है क्या है। हमारे बारे में पूरी इन्वेस्टिगेशन के लिए हमारी बहू अभी परसों वाले दिन प्रार्थना पत्र दे के आई है कप्तान साहब को। उन्होंने न्याय दिलाने का भरोसा किया, जिसमें मांग की गई है कि हमारी एफआईआर जो हम पे की गई है वो हमारी रद्द की जाए, उसकी जांच की जाए, जिससे कि उच्च स्तरीय जांच हो, जिससे कि हम वो अपने पति को जेल से बाहर निकाल सकें। वरना वो एलिगेशन जिस तरीके से लगाए जा रहे हैं, उससे तो हम उनको जेल से निकालना मुश्किल हो जाएगा। हम व्यापार करने वाले लोग, हमारे पास इससे कहाँ से दिमाग आएगा कि हम इन चीजों से सबसे बाहर निकल पाए, जब हमारे पास इतना सब मौजूद होने के बावजूद हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। हमने ये सुना है कि वो बहुत ज्यादा अलग एक और भी षड्यंत्र करने जा रहे हैं। हो सकता है वो हमारे घर से किसी का मर्डर भी करा सकते हैं, ऐसे हमने संभावना के रूप में देखा, या वो हमारे परिवार में, हमारे व्यापार में आगजनी भी कर सकते हैं, ऐसा हमने सुना, जिससे वो दहशत और भय और आतंक का माहौल बनाकर हमको जबरदस्ती यहाँ से पलायन करने के लिए मजबूर करना चाहते हैं। मामले को लेकर के किस उच्च अधिकारी के पास? और
और वो हमारे यहाँ जो IGRS अपने अपने लोगों के आदमियों से करवाते हैं, तो उससे जब प्रशासन के लोग हमारे पास आते हैं, तो यही लोग खड़े होकर हमारी उनसे टकराहट की बात करवा देते हैं, जिससे कि हम पे कोई FIR या एलिगेशन लगकर हम पे मुकदमा दर्ज हो सके, इसलिए वो लगातार हमारे पीछे पड़े रहते हैं। सुनिए सुनिए, आप इस पूरे मामले को लेकर के किस उच्च अधिकारी से मिल चुके हैं? क्या आपको उनकी तरफ से हमारे कहा गया है, क्या आश्वासन मिला है? क्योंकि आप लगातार इस तरीके से जी जो जी एलिगेशन लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं जो आप बात जी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसा पुलिस हुआ प्रशासन के ऊपर ही आपके आरोप है कि मिली भगत हो, चाहे जी उन जी लोगों जी की जी मिली भगत हो। जी तो कहीं ना कहीं अगर जी ऐसी जी बातें आप जी कह रहे हैं, तो ये क्या आपने किसी उच्च ये अधिकारी से इस पूरे पत्रकारों का मामले पर संगठन बात की सर। है? जी जी सर, ये पत्रकारों का संगठन जो वहाँ इन लोगों को टैग करता थाने को और नहीं इन नहीं अधिकारियों के पास बैठकर, नहीं, तो पत्रकारों का संगठन, देखिए पत्रकार का संगठन ये एक अलग है। आप किस तरीके के शब्द बात कर रहे हैं कि पत्रकार पत्रकार होते हैं, और ये पत्रकारों का में संगठन इन सब आर के नहीं राकेश होता। जी जो भी जी हो, जी अलग नहीं विषय हो नहीं, सकता है। बहुत से अच्छे लोग सभी हैं जो हमेशा अच्छी चीज निकालते हैं, उनके लिए हम बधाई देंगे। जैसे IBC चैनल को हम लोग टैग करते हैं, देखते हैं, तो हमने कभी भी ऐसी एक भी खबर उनकी आज तक नहीं ऐसी पाई कि कोई प्रोपगंडा वाली खबर हो या वो किसी को टैग करके गए। वो सीधे IBC चैनल है और इंडिया लेवल का चैनल, उसे सभी लोग देखते हैं और वो निष्पक्षता से अपनी बात कहते हैं और पीड़ित की चाहते हैं बात कि पहुंचाते पक्ष और हैं। विपक्ष की बातचीत ना हो। आपने के जो आरोप है, जो आप आरोप लगा रहे हैं, इसको लेकर के क्या आपने पुलिस अधिकारियों से, जिला अधिकारी से आपने क्या बातचीत की? क्योंकि IGRS की बात कर रहे हैं कि आप सोच रहे हैं कि अगर IGRS करा के आपको ही फंसाने का काम अब किया जा रहा है, तो किसी उच्च अधिकारी से क्या आश्वासन मिला जब आपको? क्या बात हुई इस सर पूरे मामले पर? सर ये पीछे पीछे मेरी बहू खड़ी है जो मंगेश की वाइफ है। इनका एलिगेशन देखिए साफ शब्दों में है कि 1 तारीख को ये खड़ी होती है थाने पे और अपना प्रार्थना पत्र देती है अपने पति के बारे में कि उनके पति को कोई ले गया है और उसके बारे में हमको हमारी मदद की जाए। तो वो इतना कहने के बावजूद भी ये देखिए 1 तारीख का ये प्रार्थना पत्र दरोगा ये SHO जो थे उन्होंने फाड़ दिया, मतलब फेंक दिया कि हम ये नहीं आपकी बात आदर्श सुनेंगे। और आदर्श उन्होंने इस पूरे मामले पर आदर्श, क्योंकि अभी हमारे सारे साथी जुड़े हुए हैं, खबर थोड़ी सी, क्योंकि अगर विस्तार से समझेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। इस खबर पर आप कीजिएगा जरूर, जो भी हो सके उस पर बातचीत कीजिएगा। उच्च अधिकारी इस पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं, इस पर भी जरूर बात कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए आदर्श। इंद्रवीर प्रसाद राय, महिला से 1 मिनट सर महिला का बयान ले लीजिए। जी बताएं। ये क्या है पूरा? मेरा नाम प्रीति पाली अड्डे के रहने वाले हैं। मेरे पति 12 को पिछले नवंबर की महिला को लेकर घूमने गए थे, जिसके लिए मैंने थाने पर एप्लीकेशन दी थी और ये मेरी एप्लीकेशन जो भी मेरे भाई ने दिखाई है और उन्होंने मेरी एप्लीकेशन को एक किनारे रद्दी में डालकर अपनी मनगढ़ंत कहानी बनाकर 14 को मेरे खिलाफ एक मेरे पति के खिलाफ एक मुकदमा भी लिखवाया था मैंने, जो कि उन्होंने मेरा रद्द कर दिया और हमको 18 तारीख को जबरदस्ती घर से उठवाकर और मेरे जेठ को जबरदस्ती दुकान से उठवाकर थाने में सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक वो हमको बैठा ले रहे और मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराकर हमको बेइज्जत करवा के वहाँ ले गए और मेरा चालान काट दिया। उसके बाद बातें जो भी है, हमने बिल्कुल सबसे बड़ी बात है कि देखिए अगर इस तरीके के आरोप है, और देखिए आरोप पक्ष विपक्ष दोनों के होते हैं, ऐसे में किसी एक पक्ष की बात भी नहीं हो सकती, लेकिन आए पूरे मामले पर अधिकारियों की राय जरूर जानिएगा। इस मामले में इस तरीके की बातें निकल करके सामने आ रही है और ये लगातार आरोप लगा रहे हैं, तो क्या है अधिकारियों की राय और अधिकारी क्या करें इस पूरे मामले पर, जरूर अपडेट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। इंद्रवीर रायबरेली से। इंद्रवीर, कौन सी बड़ी खबर है? आकाश देखिए, रायबरेली की अगर बात करें तो हमारे पास एक बाइट है, पहले मैं वो चाहूंगा आप एक बार देखें। और उस बाइट में रायबरेली की प्रथम नागरिक अगर बात करें तो जिला पंचायत अध्यक्ष रंजना जो है और उन्होंने कई सारे एलिगेशन रायबरेली के अधिकारियों के ऊपर लगाए हैं। हम चाहेंगे एक बार आप उसको देखें। और उन्होंने सोशल मीडिया पे कल उनकी पोस्ट भी वायरल हो रही है, उस पोस्ट में क्या है और उन्होंने क्या कहा है पहले आप सुने, फिर उसका विस्तार बताता हूँ कल। जी होंगे कि जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो हमारे सभी पदाधिकारियों, सभी कार्यकर्ताओं को हमेशा कहती है कि आप लोग कोई भी काम के लिए आप परेशान न मत हो, सारे अधिकारी आपका कहना कर रहे हैं। लेकिन हमारे रायबरेली जिले के कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो तो ना फोन उठाना उचित समझते हैं लोगों की, और ना तो उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं। तो ये बड़ी गंभीर समस्या है, इससे हम भी पीड़ित हैं। तो आज हम कई महीनों से इंतजार कर रहे थे। मेरी कुछ काम की फाइलें हैं जो हमारे ऊंचाहार तहसील में हैं,
और वहाँ की फाइल ना आगे बढ़ाई जा रही, ना कुछ बताया जा रहा है, ना फ़ोन उठाया जा रहा है। और इसी समस्याओं को लेकर कई समस्याएं और मेरे पास आई, जो अभी मैंने पोस्ट डाली है, आज भी उसका चल रहा है। तो इसमें फ़ोन करने के बाद भी कोई अधिकारी संज्ञान नहीं ले रहा है, चुपचाप बैठा है और भ्रष्टाचार मचाए हुए हैं। इससे हमारे कुछ अधिकारी जो हमारी सरकार की छवि को धूमिल कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे हमारे महाराज जी इस पे संज्ञान लें और इन लोगों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें इनके प्रति। अखंड जिले की प्रथम नागरिक रंजना जी हैं ये, और ये जिला पंचायत अध्यक्ष है, और इन्होंने अपनी जो व्यथा बताई है आपने भी सुनी। ये इनकी व्यथा है और ये काफी ज्यादा पीड़ित, क्योंकि रायबरेली जिला अधिकारी से लेकर के लगभग अगर बात करें तो लगभग पूरे अधिकारियों की इन्होंने जो है एक सवाल खड़ा कर दिया है कि जिस तरीके से कई सारे काम है जो कोई भी अधिकारी सुन नहीं रहा है, उसको लेकर इन्होंने कई सारी पोस्ट भी लिखी, जिसमें कुछ पोस्ट पुलिस के खिलाफ भी लिखी गई हैं। और ऐसे तमाम सारी पोस्टों को लेकर के रंजना जी जो है कल से वायरल है सोशल मीडिया पर। उनकी एक ये हमने आपको बाइट भी सुनाई कि इन्होंने सीधे सीधे एलिगेशन यहाँ के अधिकारियों को भ्रष्टाचार से संलिप्त ये तक बताती नजर आ रही हैं। ऐसे तमाम सारी शिकायतें जो जिले की प्रथम नागरिक हैं उन्होंने अपनी ही सरकार के जो अधिकारी हैं उनके ऊपर एलिगेशन लगाया। जी अखंड, सबसे बड़ी बात है कि जब कार्यकर्ता, बड़े नेता, जिला पंचायत अध्यक्ष अपनी सरकार के ऊपर आरोप लगाएंगे अधिकारियों को लेकर के, कई ऐसी बातें आई हैं। क्योंकि आपने बताया कि आप ही के रायबरेली से जो मंत्री हैं दिनेश प्रताप सिंह, उन्होंने पत्र लिखा, बाकायदा लिखा कि जनप्रतिनिधियों का फोन उठाने की जहमत नहीं उठाते हैं अधिकारी। सबसे बड़ी बात है, उसके बाद जिस तरीके से वहां के प्रभारी मंत्री आए, उन्होंने फोन लगाया, उनका भी फोन एक बार में पिक नहीं हुआ। और अब जब जिला पंचायत अध्यक्ष वहां की कह रही हैं कि अधिकारी सुनते ही नहीं है, तो आखिरकार अधिकारी सुनते किसकी है, किसकी सुनते हैं? जब जिला पंचायत अध्यक्ष की नहीं सुनेंगे, विधायक की नहीं सुनेंगे, प्रभारी मंत्री फोन करवाएंगे उनकी नहीं सुनेंगे, बिजली विभाग के बड़े मंत्री हैं, ऊर्जा मंत्री हैं, उन्होंने साझा किया मत, तो कहीं ना कहीं मंत्री की बात नहीं सुन रहे हैं, विधायकों की बात नहीं सुन रहे हैं, जनप्रतिनिधियों की बात नहीं सुन रहे हैं, कार्यकर्ताओं को एकदम कार्यकर्ता आरोप लगा रहे क्योंकि बात सुनी नहीं जाए तो किसकी बात सुनेंगे? अधिकारियों को क्या कोई मैसेज मिला है क्या कि किसी की बात नहीं सुननी है? क्या फिर अधिकारी ये कह रहे हैं क्या कि लोग अपने मन मर्जी काम कराते हैं, अपने मन का काम कराने के लिए फोन करते हैं? क्या मामला क्या है? क्योंकि लगातार इस तरीके के आरोप और लेकर के कहीं ना कहीं पत्र सार्वजनिक होते हैं, कहीं ना कहीं मीडिया पर भी चलते हैं, और इस तरीके का एक गंभीर आरोप लगाया है, जिला पंचायत ने लगाया है। पूरे मामले पर किसी अधिकारी का आपने वर्तन लेने का प्रयास किया इंद्रवीर? उनका क्या कहना है इस पूरे मामले पर? देखिए अखंड, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अभी तक इस मामले पे वर्जन लेने के लिए कई सारे पत्रकार जो है गए हैं यहाँ के जिला अधिकारी के पास भी, और अगर बात करें तो सक्षम जो अधिकारी हैं ऊंचाहार तहसील में उनके पास भी, लेकिन किसी अधिकारी ने अभी इस पे कोई वर्जन नहीं दिया है इनके इस जो पोस्ट वायरल है उसको लेकर के या ऐसी किसी भी उसको। और लगातार मीडिया टचअप में है अधिकारियों के कि वर्जन मिल जाए, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक वर्जन नहीं आया है। आखिर इनकी समस्या क्या है? लेकिन जिस तरीके से पोस्टें वायरल हो रही है पुलिस को लेकर के, अधिकारियों के ऊंचाहार तहसील के लेकर के, ये बड़ा सवाल है कि अपने ही। जी बिल्कुल इंद्रवीर, ये बताइए कौन सा स्पेसिफिक कोई एक कार्य है जिसको लेकर के उन्होंने शिकायत की हो? क्योंकि देखिए अब तो इस तरीके के आरोपों की बात ही है, पता है ना, कार्यकर्ता ही नहीं, विधायक ही नहीं, जिला पंचायत अध्यक्ष ही नहीं, मंत्री तक भी इस तरीके की शिकायत कर रहे हैं। लेकिन कौन से ऐसे स्पेसिफिक कार्य है जिनको अधिकारी सुन ही नहीं रहे, उनके कान में जू तक नहीं रेंग रही? क्या इन्होंने कोई आरोप लगाया कि पुलिस की लगाने की बात? बिल्कुल, इन्होंने अपनी पोस्ट में जो लिखा है वो लिखा है कि इनके असलहे का लाइसेंस रिन्यूअल होना था या उसका कुछ काम था असलहा का लेकर के, उसको लेकर के सीधे सीधे इन्होंने पोस्ट लिखी है कि हमारा ये इतने दिन से फाइल अटकी पड़ी, ये काम स्पेशली इनका नहीं हुआ है। और ऐसे तमाम सारे कार्य हैं जो ये खुद बताती नजर आ रही है कि ऊंचाहार तहसील प्रशासन के कार्य हैं जो यहाँ के अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। तो एक जो आपने पूछा कि क्या इनका स्पेशली कोई ऐसा काम है, तो स्पेशली कार्य इन्होंने जो लिखा है असलहे को लेकर के लिखा है कि उसको लेकर के रिन्यूअल था या क्या था ये एग्जैक्टली नहीं क्लियर है, लेकिन असलहे को लेकर लिखा है कि इनकी कोई फाइल पड़ी है वो काम नहीं हो रहा है। तो अब ये पर्सनल ही है, लेकिन जिस तरीके से जिला पंचायत अध्यक्ष है और प्रथम नागरिक है जिले की, तो कहीं ना कहीं वो भी लीगल ही चीजें हैं। लेकिन अब उसको लेकर के इसमें अभी किसी तरीके की कोई प्रतिक्रिया जिला अधिकारी की तरफ से या जो ऊंचाहार तहसील की तरफ से अधिकारी होते हैं, एसडीएम या उनके न्यायिक एसडीएम जो भी है, उनकी तरफ से भी कोई वर्जन इस पर नहीं मिला है। जी बिल्कुल इंद्रवीर, पूछिएगा, क्योंकि आप देखिए अपने असलहे के लिए, अपने रिवॉल्वर के लिए, जो भी उनको नवीनीकरण हो उसके लिए अप्लाई किया, जो भी वजह हो जिसको लेकर के बात कह रही है, तो कम से कम वर्जन लीजिए कि आखिरकार क्या कारण है इस तरीके का आरोप लगाया जा रहा है, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जा रहा है, मीडिया के सामने आ रहे हैं, और अब इस तरीके से मंत्री, विधायक, जनप्रतिनिधि, जिला पंचायत अध्यक्ष, कार्यकर्ता लगातार एक के बाद एक बाढ़ सी आ गई है कि अपनी सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं
कि उनकी सुनी नहीं जा रही। तो सवाल ये है, क्योंकि अब चर्चा का विषय लखनऊ में भी बना हुआ है कि जब मंत्रियों की, विधायकों की, जिला पंचायत अध्यक्षों की जब सुनी ही नहीं जा रही, तो आम जनता की क्या खाक सुनेंगे अधिकारी। इस तरीके की चर्चा पूरे उत्तर प्रदेश में इस वक्त कहीं ना कहीं साफ तौर पर सुनी जा सकती है। लेकिन इस पूरे मामले पर क्या कहना अधिकारियों को जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी। बिल्कुल अजय, आप बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहता हूँ अखंड जी, यह एक मामला बिजनौर में सामने आया है। एक सपा नेता हैं जिनका नाम जावेद राइन है। उन्होंने एक अपने फेसबुक पेज पर एक पोस्ट किया। उसके बाद बिजनौर में काफी खलबली मच गई। उन्होंने एक पोस्ट किया कि जो कि पूर्व चेयरमैन बिजनौर के पूर्व चेयरमैन है शमशाद जी, उन पर एक आरोप लगाया कि ये मुझ पर झूठे मुकदमे लगातार लगवा रहे हैं और उन्होंने मेरी हत्या करवाने की कोशिश की है। इस तरह का उन्होंने एक वीडियो रो रो कर वायरल किया और जिसमें पुलिस प्रशासन पे भी वो तमाम आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस मुझे झूठे मुकदमे में फंसाना चाह रही है, कई मुकदमे लगा दिए हैं। तो उसी पे आपको बता दूं कि उन्होंने तो इस तरह का फेसबुक पेज पर उन्होंने बयान दिया, परंतु जब शमशाद जी से ये बात की गई कि शमशाद जी इस तरह का आरोप आप पर लगाया जा रहा है और इस तरह की बात कही जा रही है, तो उन्होंने सीधे सीधी बात बताई कि देखिए, जो भी मुकदमा अगर लिखा जाता है या लिखवाया जाता है वो पीड़ित लिखवाता है। मेरे कहने पे तो कोई मुकदमा नहीं लिख देगा, या फिर अगर पुलिस लिख रही है तो पीड़ित के कहने पे, जो भी पीड़ित होता है उसके कहने पे मुकदमा लिखा जाता है। तो सीधी सीधी बात यह है कि एक मुकदमा नहीं लिखा गया, उनके पहले ही उनके खिलाफ 10 मुकदमे हैं और अभी उनके भतीजे के खिलाफ कोई उनका कहना यह है, चेयरमैन साहब जो पूर्व चेयरमैन है उनका कहना यह है कि जो उनके भतीजे हैं उन्होंने उनके खिलाफ अभी एक पॉस्को एक्ट में कोई मुकदमा दर्ज हुआ है पीछे कुछ दिन पहले, तो उससे खलबला गए हैं और वो लगातार मुझ पर आरोप लगा रहे हैं, ये झूठे आरोप लगा रहे हैं और मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मेरी चुनावी छवि बहुत अच्छी है और चुनावी छवि अच्छी है और मेरी उनकी जो अभी मौजूदा चेयरमैन है वो उनकी पत्नी है बिजनौर में। तो उन्हें लगातार वो निर्दलीय नेता हैं और वो कह रहे हैं कि मेरी छवि जो बिगाड़ने के लिए प्रयास किया जा रहा है। पहले आपको बता दूं ये पूरा मामला कैसे है, क्योंकि ऐसा था कि शमशाद जी भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से पहले जुड़े हुए थे, बहुत पहले, पर वो हुई होगी कोई बात, वो निर्दलीय लड़े और निर्दलीय उन्होंने जीता उनकी पत्नी ने, और वो समाजवादी पार्टी से कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे। तो जावेद राइन ने उन्होंने इल्जाम लगाया है। इस बात को लेकर लगातार बिजनौर में हंगामा दिखता नजर आ रहा है और प्रशासन पे भी बड़ी आरोप लगा रहे हैं, परंतु सीधी सीधी बात यह है कि ये तो जांच का विषय है कि आखिर प्रशासन इस मामले में क्या एक्शन लेता है और क्या बात कहता है। अभी तक कोई अधिकारी बयान नहीं आया है और अखंड सीधी सी बात है, इसमें जो पूर्व चेयरमैन है उनका बयान साफ साफ आया है। उन्होंने साफ साफ ये बात कह दी है कि सीधी सीधी बात यह है कि उस पर जिस आदमी पर 10 मुकदमे पहले से ही हैं वो मुझको बदनाम करने का प्रयास कर रहा है, मेरा नाम लेके फेसबुक पे वीडियो बना रहा है, वो जनता की सिंपैथी पाना चाहता है और लगातार मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे के व्यक्ति के खिलाफ तो उल्टा ही कार्रवाई होनी चाहिए और प्रशासन को पूरे मामले की जांच करनी चाहिए। अखंड बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए अजय। लेकिन तमाम ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, क्योंकि अभी आपने कुछ देर पहले भी सुना होगा कि इकरा हसन जो कैराना से सांसद है, उन्होंने अपने ऊपर हमारी अजय टिप्पणी को लेकर के कहीं ना कहीं एक सभा को संबोधित किया और अपनी बात रखी वहां पर, और कहीं ना कहीं वहां पे जो समर्थक थे उनके उसमें उनको हामी मिलती हुई नजर आई। तमाम ऐसी बातें निकल करके सामने आ रही, कोई किसी को बदनाम कर रहा है, कोई किसी पर अमर्यादित टिप्पणी कर रहा है, देश के प्रधानमंत्री तक को नहीं बख्शा जा रहा है। और आज के इस एआई युग में जिस तरीके की तस्वीरें और जिस तरीके की रील्स आ रही हैं बड़े बड़े नेताओं को लेकर के, कहीं ना कहीं हतप्रभ करती है, चौंकाने वाली होती है। फेक प्रोफाइल बन जाती है, किसी के बच्चों के नाम से बन जाती है, किसी की पत्नी के नाम से बन जाती है और उस जगह पर इस तरीके की हरकतें की जाती हैं। सबसे बड़ी बात है, पुलिस के सामने भी चुनौती है, बड़ी आबादी वाला ये पूरा देश है और उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, और उस जगह पर इस तरीके से एक दूसरे के प्रति जब लोग ही इस तरीके की बातें करेंगे तो कहीं ना कहीं जो शरारती तत्व है इसका फायदा उठा करके कहीं ना कहीं दूसरी चीजों को अंजाम देते हैं, जो साफ तौर पर कई मामलों में देखने को मिला है। फिलहाल इस पूरे मामले पर प्रशासन क्या कार्रवाई करता है देखने वाली बात होगी, क्योंकि सांसद इकरा हसन ने भी लिखित शिकायत दी है और कार्रवाई की बात की है, और देखते हैं इसमें क्या कार्रवाई होती है और इस मामले में क्या कार्रवाई होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जितेंद्र, कौन सी बड़ी खबर? हाँ बिल्कुल अखंड, बस्ती से बड़ी खबर की क्या यूं कहे, बस्ती से नहीं पूरे उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए बड़ी खबर की, तो अखंड सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से लगातार देखा जा रहा है कि जो है पटाखे की जो दुकानें हैं, कहीं ना कहीं जो अवैध पटाखे हैं बेचे जा रहे हैं या मार्केट में आ रहे हैं, कहीं ना कहीं अयोध्या में जिस तरह से जो मामला वो उसको देखते हुए बात कीजिए तो पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं अलर्ट है और लगातार छापेमारी भी हो रही है। लेकिन इसी क्रम में बस्ती की बात की जाए तो बस्ती में पिछले 2 दिन से लगातार छापेमारी की गई और आपको बता दें अखंड कि लगभग 12 से 15 लाख के जो अवैध पटाखे वो बरामद किए, कहीं पे 50 पेटियां, कहीं पे 60 पेटियां,
तो इस तरीके से लगातार बरामद किए जा रहे हैं। सवाल ये नहीं उठता क्या इतने सारे पटाखे, अवैध पटाखे कहाँ से आ रहे हैं? क्या कोई बड़ी साजिश की तैयारी हो रही है या किस कहाँ से ये आ रहे हैं? क्योंकि पुलिस लगातार हर जगह पे मॉनिटरिंग कर रही है, ड्रोन से भी निगरानी कर रही है। क्योंकि अगर जिस तरह से देखा गया अयोध्या में हुआ, बुलंदशहर में हुआ, क्योंकि बस्ती से लेकर बुलंदशहर तक की बात करें तो लगातार हर जगह तक ये कहीं ना कहीं फुटेज और वीडियो लगातार आ रहे हैं कि जो अवैध पटाखे वो कहीं ना कहीं भारी मात्रा में मिल रहे हैं। क्या इससे पहले हर साल दिवाली होती थी, हर साल छठ पूजा मनाई जाती थी, हर फेस्टिवल होता था, लेकिन इस बार ये कहाँ से आ रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल ये है, आखिर ये जखीरे कहाँ से मिल रहे हैं? कैसे पुलिस को बरामद कर रहे हैं? कैसे मुखबिर की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच रही है और छापेमारी कर रही है, बरामद कर रही है? फिलहाल अगर इस मामले में जो है बस्ती के पुलिस अधीक्षक और भी टीमों से भी बात की गई तो उन्होंने साफ बताया कि जिस तरीके से जो अवैध पटाखे भी बरामद किए गए हैं और जगह छापेमारी भी तक चल रही है, तो कहीं ना कहीं वाकई में इनका लिंक कहाँ से जुड़े हैं जो अवैध बस्ती में भी आ रहे हैं या आसपास के जिलों में भी आ रहे हैं। तो फिलहाल अभी इस मामले में पुलिस का कुछ खासा तो बयान नहीं दिया, लेकिन साफ उनका ये कहना है कि अवैध जितने भी पटाखे अगर पुलिस को जानकारी मिलती है तो सभी सील किए जाएंगे और जो उसमें उचित कार्रवाई है वो भी की जाएगा। अखंड जितेंद्र, इस पे कोई हतप्रभ होने की जरूरत नहीं है किसी को भी, और हैरान होने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि नई बात नहीं है। अगर आप कुछ समझेंगे, अगर टेक्निकली समझेंगे तो शायद समझ में आ जाएगा। धान की खेती होती है, गेहूं की खेती होती है, आम के जो फल होते हैं, सेब होता है, इसका टाइम होता है, लीची का भी टाइम, किसी भी चीज का एक टाइम होता है और उस दरमियान ही निकलता है। जैसे आम का एक समय है, उस समय ही निकलेगा, धान का एक समय है, उस समय ही वो उसकी पैदावार होगी। उसी तरीके से ये पटाखों की जो फैक्ट्री है ना, ये पटाखे हैं, इसकी जो काम हो रहा होता है इसे बहुत पहले से हो रहा होता है। इसको बो दिया गया होता है पहले ही, उसकी रोपाई बाद में होती है और बाद में जो फल तैयार होता है ना, तब जाकर के मार्केट में उपलब्ध होता है। तो ऐसा थोड़ी ना है कि पटाखे कहीं आज ही आ रहे हैं या पटाखे आज ही कहीं से निकल करके सामने आ गई है। तो कार्रवाइयां आज दिख रही है कि आज कार्रवाई, और इसलिए दिख रहा है कि अरे इतनी बड़ी तादाद में बारूद का ढेर लगा हुआ है, इतनी बड़ी तादाद में पटाखे आ रहे हैं। ये बहुत पहले से इसकी तैयारी चल रही है, घरों में तैयारी चल रही है। अभी कल की डेट में सुल्तानपुर में एक पूरा का पूरा घर जमींदोज हो गया, 12 लोग घायल हो गए, 5 लोग उसमें गंभीर रूप से घायल हो गए क्योंकि उस घर के अंदर ही पटाखा फैक्ट्री बनी हुई थी। कहीं ना कहीं आपने कानपुर में एक बाजार में देखा किस तरीके से वहां पर एक गत्ते की वजह से एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। एटीएस से लेकर के बड़ी बड़ी टीमें, मिलिट्री इंटेलिजेंस पहुंच गई वहां पर। राजधानी लखनऊ में भी एक ऐसे ही अवैध फैक्ट्री पकड़ी गई, वो भी उड़ गई। तो क्या मतलब है? क्या आज की ये फसल है? ये आज आपने बीज डाले हैं? कार्रवाई, यही सबसे बड़ा सवाल है कि कार्रवाई आज क्यों? दीपावली से कुछ दिन पूर्व क्यों? एलआईयू है आपके पास, मुखबिर है आपके पास, इतनी बड़ी अवैध फैक्ट्री का संचालन हो रहा है और जानकारी नहीं मिल पा रही है। क्या आसमान से आ रहे हैं क्या पटाखे? पटाखे यहीं से आ रहे हैं। सारी जानकारी सबके पास है, लेकिन दिक्कतें क्या है कि पटाखे मुनाफे के लिए ही बेचे जाते हैं बाजार में कि ज्यादा से ज्यादा कमाया जाए। एक व्यवसाय है और व्यवसाय के लिए जितना ज्यादा धन अर्जित किया जा सकेगा उतना किया जाएगा। उसके लिए हम बारूद के ढेर पे बैठ जाए या बारूद से अपने आप को उड़ा लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। पुलिस वाले को सब जानकारी क्या नहीं होती है? क्या उनके एलआईयू की टीम नहीं होती है? उनके मुखबिर नहीं होते हैं? उनको सूचना नहीं होती है? सब कुछ होता है। सारी जानकारी होने के बावजूद भी वो लोग केवल और केवल त्योहारों से पहले जांच टीम गठित करते हैं, गश्ती दल लगाते हैं। अचानक से क्या बाढ़ आ जाती है? 1000 से अधिक पटाखा व्यापारियों के लिए यहाँ पर लखनऊ में ही दुकानें खुल रही हैं। अगर उन 1000 लोगों का ही केवल फॉर्म जमा कर लें, रख लें और इनके ऊपर निगरानी बना दे किसी भी त्योहार से पहले, तो आपको आधे से अधिक निकल जाएगा मामला कि कहाँ से खरीद के ला रहे हैं। उस जगह का आप भांडाफोड़ कर सकते हैं, लेकिन होता ही नहीं है। सारे लोग वही हैं, सब इसमें मिले हुए हैं, चाहे हम हो चाहे आप हो। हम पटाखा खरीदना बंद कर देंगे, क्या पटाखे की डिमांड बढ़ेगी? आप बताइए जितेंद्र, ऐसा है कि नहीं है? लेकिन आम लोग भी, आम नागरिक भी इसी तरीके से पटाखों को लेकर के बहुत ज्यादा उत्साहित होते हैं। वो कहते हैं हम तो पटाखा फोड़ेंगे ही फोड़ेंगे, दिवाली हमारा त्योहार है, प्रदूषण बढ़ जाए। लगातार राजधानी लखनऊ में भी प्रदूषण बढ़ रहा है। अलीगंज सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका है, गोमती नगर भी प्रभावित इलाका है। पूरे देश ने देखा है किस तरीके से पटाखों को फोड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कल शर्तों के साथ छूट दी है, वो भी कुछ घंटों की, वो भी ग्रीन पटाखों के लिए। तो क्यों नहीं पूरे देश में से ग्रीन पटाखों को लागू किया जा सकता है? सीजीआई ने इसको लेकर के बोला भी है कि क्या दिल्ली एनसीआर को वीआईपी ट्रीटमेंट मिलना चाहिए? क्या और लोगों को छोड़ देना चाहिए? क्या इस तरीके की जो प्रदूषण है क्या केवल दिल्ली एनसीआर में फैल रहा है? क्यों नहीं इसको लेकर के सरकार, प्रशासन कोई जरूरी कदम या ठोस कदम उठाता? जीते बिल्कुल अखंड है, ये चीज तो साफ है कि क्योंकि कहीं ना कहीं आने के बाद में जैसे अगर बात करें दिवाली में जिस तरह से पटाखे की बात की जाए या फिर जो है मिठाइयों की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से त्योहार आता है तो कहीं ना कहीं पुलिस सबसे एक्टिव होती है। और जैसे आपने सही बात ये कहा कि क्या पुलिस को जानकारी, वाकई में जानकारी बिल्कुल होती है, क्योंकि अवैध तरीके से अगर कोई चीजें आ रही है यहाँ पे मार्केट में डंप किया जा रहा है,
सारी बात है कि जिनके जो मुखबिर है वो जब त्योहार के कुछ दिन पहले अगर वो एक्टिव हो जाते हैं तो क्या उससे पहले कुछ मुखबिर एक्टिव नहीं होते? तो कहीं न कहीं वहाँ पे ये कहा जा सकता है कि बिना मिली भगत के तो स्वाभाविक बात है कि बिना हरि गोपाला के भजन नहीं होते तो स्वाभाविक बात है। तो पुलिस के बिना मिली भगत के ये काम तो स्वाभाविक संभव नहीं है। फिलहाल अब पुलिस इसमें जाँच पड़ताल कर रही है, हर जगह छापेमारी कर रही है। कहीं छोटे व्यापारी हैं जो अगर 5,000 के जो नॉर्मल पटाखे लाती हैं, बेचते हैं, कहीं न कहीं उनकी भी रोज़ी-रोटी जो है ना, कहीं न कहीं वो छिनती हुई भी नज़र आ रही है। भारत इतना बड़ा और उदारवादी देश है कि यहाँ पर गलत चीज को भी किसी सही चीज से जोड़ करके देखा जाता है। जितेंद्र, हम लोग बहुत उदारवादी हैं और यही कारण है कि यहाँ पर फल फूल हर कोई रहा है और जितने बेईमान हैं वो दिन दुगनी और रात चौगनी की तरह से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि बेईमानी का ही पूरा का पूरा धंधा ही है, बिजनेस है। और आज की डेट में किसी को किसी की कोई फिक्र ही नहीं है। घरों में फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, पटाखों की, बारूद के ढेर पे पूरा का पूरा परिवार बैठा हुआ है, अगल बगल के लोग बैठे हुए हैं। किसी को फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। खाद्य सुरक्षा को लेकर के तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन हालात ऐसे हैं कि त्योहारों से कुछ दिन पहले नकली खोया, नकली पनीर, नकली तेल, नकली घी सब कुछ पकड़ा जाता है। लेकिन केवल त्योहारों से पहले त्योहार में खरीदारी होती है, बिल्कुल सही बात है। पर क्या 365 दिन में क्या केवल 5 ही दिन त्योहार होते हैं? अगर तो 360 दिन क्या लोग कुछ और खाते हैं क्या? वही तो चीजें खाते हैं। और जो मिलावटी चीज है, जो मिलावट करता है, वो बाजार तो चल ही रहा है। क्या 5 दिन की कार्रवाई से पूरे प्रदेश को, पूरे देश को किया जा सकता है? सबसे बड़ा सवाल है ये। थोड़ी-सी जैसे बस्ती में देखा है, तो हर ज़्यादा बात है, कंपनी का नाम नहीं बता सकता, लेकिन कुछ ऐसी क्वालिटी है ना जो यहाँ के यहाँ आस-पास के जिलों में उनको बेचा जाता है। खपत ज़्यादा दिवाली की बात की जाए, मिठाई का तो त्योहार नहीं है। कोई बता दे ऐसा नहीं कि हर क्षेत्र का तेल होता तो नेपाल से तेल अपने यहाँ पे देखा जा रहा है। क्या जो अधिकारी है, क्या वो मॉनिटरिंग कैसे इस बात से सवाल ये यही सबसे बड़ी दिक्कत है ना, यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि शायद यही कारण है कि लोगों को समझ से परे है। लोग समझ नहीं पाते, अधिकारी समझ नहीं पाते, आम जनता समझ नहीं पाती, और लोगों को ना तो अपने स्वास्थ्य से मतलब है, ना प्रशासन को मतलब है। जिनके ऊपर जिम्मेदारी उनको भी कोई मतलब नहीं। इसीलिए अपना ये गोरख धंधा चल रहा है, कालाबाजारी चल रही है, सब अपने मस्त हैं। उदारवादी हम भी हैं, उदारवादी वो भी हैं, और पैसे कमाने के चक्कर में सारे के सारे लोग अपने स्वास्थ्य के साथ, अपनी सारी चीजों के साथ खिलवाड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल प्रशासन को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। 365 दिन में 5 दिन त्योहार के अगर हैं और 5 दिन अगर विशेष अभियान आप चलाते हैं, तो उन लोगों को नहीं पकड़ा जा सकता है जो 360 दिनों तक लगातार कारोबार करके आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि पैसे में बड़ी ताकत है। किसी को भी खरीदा जा सकता है, किसी को भी। ये साफ तौर पर है। इसीलिए व्यवसायी डरते नहीं है। काला कारोबार करने वाले, गोरख धंधा करने वाले बिल्कुल नहीं डरते, क्योंकि जानते हैं उनकी कमाई का लेवल इतना हो चुका है कि उनके लिए करोड़ों रुपए खर्च करना कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि वो जानते हैं कि लोग अभियान चलाएंगे 4 से 5 दिन, 360 दिन कमाने के लिए पूरा है। वो 360 दिन ही गोरख धंधा चलाएंगे और मौज मस्ती के साथ अपना जीवन यापन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए आपका। इमरान हमारे साथ जुड़ गए। इमरान, कौन सी बड़ी खबर है? राजेश, अपना साउंड म्यूट कर लीजिए। इमरान बताइए। देखिए, अगर मैं आपको बता दूं, बिजनौर से एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है। बिजनौर के नगीना रहने वाले नूर मोहम्मद ने 8 साल पहले अपनी बेटी साजिया की शादी जो है नौगावा निवासी अजरुद्दीन के साथ की थी, और 2 सितंबर को जो है साजिया की मृत्यु हो जाती है। वहीं अब जो है साजिया के परिवार की ओर से जिला मजिस्ट्रेट में गुहार लगाई थी कि हमारी बहन को जो है गला घोटकर मारा गया है। तो आज जो है उनकी साजिया को जो है कब्र से उसकी जो डेड बॉडी निकाली गई है, और उसकी बॉडी को जो है पोस्टमार्टम के लिए यहीं पर लाया गया है जिला अस्पताल। अब उसका पोस्टमार्टम चल रहा है।
लेकिन चौंका देने वाली बात यह है कि जिस टाइम पे साजिया की मृत्यु हुई थी, उस टाइम पे आसपास के और लोग भी थे, उन्होंने किसी ने भी ये नहीं बताया था कि साजिया की जो है किस तरीके से मृत्यु हुई है। और अब जो है लगभग 45 दिन बाद साजिया का जो है शव कब्र से निकाला गया है। अब देखना यह होगा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साजिया की जो है क्या आता है। जी अखंड। हाँ बिल्कुल इमरान, लेकिन सबसे बड़ी बात है 45 दिनों बाद शव को बाहर निकाल करके उसका पोस्टमार्टम किया जा रहा है। सवाल ये है कि क्या ये कार्रवाई पहले नहीं हो सकती थी, जब इस तरीके के आरोप क्या परिवार वालों ने क्या 40-42 दिन बाद लगाए थे? इतने दिन बीत जाने के बाद अगर इस तरीके से कार्रवाई हो रही है, यार इतना वक्त क्यों लगा, इतनी लेट क्यों हो गई ये फैसला लेने में कि पोस्टमार्टम कराना है? देखिए उनका जो उसकी साजिया की बहन नाजिया का साफ तौर से कहना है कि हमें जो है मालूम नहीं था, लेकिन हमें उन्हीं के परिवार में से किसी एक ने बताया है कि साजिया की जो है साजिया सही थी और साजिया की जो है गला घोटकर हत्या की गई है। इसीलिए हमने जो है जिला मजिस्ट्रेट के यहाँ पर एक गुहार लगाई थी और वो गुहार जो है हमारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया गया और पुलिस की मौजूदगी में साजिया का शव कब्र से निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी जो साजिया के ससुराल पक्ष है वो लोग फरार है और उन लोगों का अभी तक यहाँ पर कोई भी पक्ष सामने नहीं आया है। जी अखंड। बिल्कुल इमरान, फरार क्यों है? क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका। लेकिन फिलहाल हम इस पे कुछ नहीं कह रहे ऐसा कि ऐसा हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं इंगित उस तरफ ही कर रहा है कि पूरा का पूरा मामला। अब देखने वाली बात होगी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या निकल करके सामने आता है, क्योंकि इस तरीके से 45 दिनों के बाद एक शव को निकाला जाता है ये जांच करने के लिए कि किस तरीके से उसकी मौत हुई है। बहुत बड़ी बात है, संदिग्ध लगा ये पूरा मामला और उनके ही परिवार के किसी सदस्य ने बताया है, जैसा कि आरोप लगा रहे गला दबाकर हत्या की गई है। लेकिन यही सबसे बड़ी बात है बिल्कुल कि इस बिल्कुल अखंड। तरीके के 45 दिनों के बाद इस तरीके के शव निकाला जाएगा और शव निकालने के बाद ये परीक्षण किया जाएगा, जांच किया जाएगा कि उसकी मौत हुई तो हुई कैसे। लेकिन अगर ये पहले हो जाता तो शायद इतनी दिक्कतों का सामना इतनी मुश्किल नहीं होती। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से एक मौत के 45 दिन बाद ये निकल करके सामने आएगा कि उसकी मौत हुई तो किस वजह से हुई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए इमरान। राजेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, ब्रिजेश आवाज आ रही है आपको? ब्रिजेश आवाज आ रही है आपको? नेटवर्क का कुछ इशू है, उनके पास फिर से कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है और बिहार में चुनाव बिगुल कहीं ना कहीं बच चुका और इसके साथ ही कहीं ना कहीं जो तैयारियां हैं वो जोरों पर है। बहुत कम दिन बचे हैं और 6 और 11 दो फेज में बिहार में कहीं ना कहीं चुनाव होने। और ऐसे में जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनकी डिमांड बहुत ज्यादा है। इसीलिए आज 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे और 2 नामांकन में जाएंगे बीजेपी प्रत्याशी के लिए। तो कहीं ना कहीं बिहार में भी भारी डिमांड देखने को मिल रही है सीएम योगी की और इसीलिए बिहारी जो जनसभा है, चाहे वो नामांकन की प्रक्रिया हो, उसमें भी खास डिमांड देखने को मिल रही है। केशव प्रसाद मौर्य पहले से ही वहां पर तैनात किए गए बीजेपी की तरफ से और अब सीएम योगी की डिमांड है। और पूरे विधानसभा, अगर बिहार विधानसभा की बात की जाए तो सभी जगह उनकी डिमांड आ रही है कि उनका वहां पर भाषण लगाया जाए, क्योंकि सीएम योगी अपने तेवर के लिए जाने जाते हैं, अपने बयानों से हमेशा चर्चा में रहते हैं और अपने प्रतिद्वंदी को, अपने कॉम्पिटिटर को, विपक्षियों को माकूल जवाब देने के लिए जाने जाते हैं। शायद यही कारण है कि चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो, हरियाणा का चुनाव हो या कहीं का भी चुनाव हो, वहां पर सीएम योगी की भारी डिमांड है और यही डिमांड अब बिहार में भी देखने को मिल रही है और लगातार एक के बाद एक जनसभाएं जो है वहां पर होती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है। एक खबर राजधानी लखनऊ से आपको बता दें, 2 महीने के भीतर 3 बच्चों ने आत्महत्या कर ली है। एक बच्चे की मौत जो कल हुई है वो बताया जा रहा है कि गेम खेल रहा था, 13 वर्षीय युवक है, वो गेम खेल रहा था फ्री फायर गेम और वो गेम खेलते खेलते वो चेत हो गया। उसकी बहन समझ नहीं पाई, जब बाद में उसको आई जगाने के लिए तो उसने देखा कि वो जाग नहीं रहा है। फिर उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं तो डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। 13 साल का बच्चा है जिसकी बहन ने बताया है कि मेरा भाई गेम खेलता था, वो छोटा दुकान पे काम करता था और उसके आने के बाद 10 से 11 बजे तक वो गेम खेलता था और कल वो दुकान भी नहीं गया था, लगातार सुबह से ही वो गेम खेल रहा था। बड़ी हैरान कर देने वाली पूरी खबर है, क्योंकि गेम ने एक नहीं 3 जिंदगियां ली हैं। 2 बच्चों ने आत्महत्या कर ली है, एक बच्चे ने
आत्महत्या की। उसने मैसेज में लिखा था कि अगर मैं कहीं और पैसा ना हार जाऊं इसलिए आत्महत्या कर ली, और एक दूसरे बच्चे ने 13 लाख हार जाने के चक्कर में आत्महत्या कर ली। तो तमाम ऐसे मामले राजधानी लखनऊ में ही आए हैं, और 2 महीने के अंदर 3 बच्चों की इस तरीके से मृत्यु कहीं ना कहीं अपने आप में सवाल खड़े करती है कि इस तरीके से जो गेम इजीली अवेलेबल है, जहां अपनी गाड़ी कमाई माँ बाप की बच्चे हार जा रहे हैं, उस डर के चक्कर में कहीं ना कहीं आत्महत्या जैसा कदम उठा रहे हैं। तो इस तरीके से तमाम चीजें निकल करके सामने आ रही। कहीं ना कहीं बच्चों को, अभिभावकों को अपने बच्चों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जो ये गेम की लत है उनके लिए जिंदगी का संकट ना पैदा कर दे, वो अपनी जिंदगी को कहीं समाप्त कर लें, इस ओर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे। आज तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।